गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम टू L1 कोचिंग ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम. माई सेल्फ SK निराला, योर मैथमेटिक्स टीचर. टुडे विल बी स्टार्ट अ रियल नंबर लेक्चर 2. ओके, तो समझ में आ रहा है बच्चों? काफ़ी आप लोग अच्छा करिएगा. जो मैंने बताया था कि वास्तविक रियल नंबर को हम लोगों को कैसे पढ़ना है, और जिन बच्चों को लग रहा है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी, तो मैं बहुत सारे चीज़ों को ईजिली बनाने वाला हूँ और फिर से आप कर सकते हैं. यानी जो रियल नंबर्स को आपको डराया गया है, आप खेल सकते हैं इजी मेथड से. ठीक है, बस आप उसको ध्यान देना है कि बहुत लोगों का क्वेश्चन जाए करने का. तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का वीडियोस और आपको फ्री में मिल सके, आप कर सकें. और जो ज्वाइन नहीं लेंगे तो फिर उनका ऐप के माध्यम से, जैसे मैंने बताया है कि आप जल्दी से मेरे कोचिंग में ज्वाइन लेकर आप पढ़ सकते हैं. और जो आप लोग इस समय माहौल चल रहा है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप लोग स्टडी करते रहेंगे और नॉर्मली सोचिए. ठीक है, बस बिल्कुल हो जाएगा. गुड थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग. ओके, तो कैसे करेंगे बच्चों? आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं. आज कल हम लोग पढ़े थे कि कौन कौन चीज़ें रियल नंबर्स में पढ़ना है. तो जैसे मैंने बोला था कि इसके बारे में कल आपको समझा ही चुका हूँ कि L1 एस्पायर ऐप जल्दी से ज्वाइन लेंगे तो ये सब चीज़ें सुविधाएं आपको मिल सकता है. जैसे जैसे मैंने बताया था आपको, तो आप जल्दी से ज्वाइन ले लीजिए, तब आप कर सकते हैं मेरे ऐप के माध्यम से. ठीक है बच्चों, तो इसमें मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन क्लास में कि इसमें क्या क्या पढ़ना है. तो जो बच्चों का छूट गया होगा तो वो मैंने बताया कि यूट्यूब के माध्यम से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें नोटिफिकेशन मिलेगा और उसमें आप जो है मेरे कल के लेक्चर को आप देख सकते हैं. ठीक है, रियल नंबर फर्स्ट लेक्चर जिनका छूट गया है, और फिर वो जल्दी से कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे. और इसी दोनों वर्जन में मैंने बताया था कि ये प्रोसीजर है जिसके द्वारा HCF फाइंड होता है, GCD फाइंड होता है. फिर फंडामेंटल थ्योरम से आप LCM फाइंड कर सकते हैं, HCF फाइंड कर सकते हैं. और LCM एंड HCF आपको 10 वर्जन का पढ़ना है जो ओलंपियाड के लिए भी होता है, और उसके वर्जन से जो हम बताएंगे कि कितने डेंजरस टाइप का LCM एंड HCF पढ़ना है आपको. फिर आपको पढ़ना है प्रूविंग इरेशनल नंबर जो बोर्ड में फिक्स होता है. और इसके बाद द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, या कोई भी क्वेश्चन को आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट सॉल्यूशन. ओके, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से सीखना है और जानना है. ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है. तो आज हम लोग जो कल बताए थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और कितने लोग इसको लेमा भी समझ लेते हैं. सेंस दोनों का एक ही होता है, लेकिन दोनों की कहानी बिल्कुल अलग है. लेमा की बिल्कुल अलग है और एल्गोरिथम की बिल्कुल अलग है. क्योंकि मैंने इसीलिए आपको समझाया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम एक प्रकार का प्रोसीजर होता है जिसे हम लोग मैथ्स में सॉल्व करते हैं. तो वो कौन सा प्रोसीजर है? तो यहाँ HCF फाइंड करने का वो प्रोसीजर है, बस इसीलिए उसका नाम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम रखा गया. उसी प्रोसीजर के अनुसार आपको HCF फाइंड आउट करना है, जो कल हम लोग आप लोग को होमवर्क दिए हैं. फिर यहाँ पे आपको जितने बच्चों को समझ में नहीं आया वो कर लें, सीख ले कि कैसे करेंगे एक बार फिर से, तब हम लोग यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं इसको. यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 210 एंड 55. यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेंगे. रफ में उसको जो 6 क्लास में करते थे, यहाँ पे आपको रफ वाला डायग्राम में 6 क्लास वाला करना था, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था. यहाँ जो चलेगा वो एल्गोरिथम प्रोसेस चलेगा. यानी ये पढ़ा रहे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसेस. ठीक है बच्चों, तो अच्छे से सीखना है सिस्टमैटिक ढंग से. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसेस से हम लोग कैसे कोई वैल्यू को लिखेंगे. तो मैंने कल इसी के बारे में बताया था कि इसको हमेशा डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में प्रोसीजर करेंगे. यही एल्गोरिथम मतलब होता है प्रोसीजर, जिसके द्वारा आप लोग करेंगे HCF फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे इसको नहीं डाल सकते हैं आप रफ को, इसको रफ में करना है.
तो जैसे 55 में 210 का डिवाइड करने पे 3 टाइम्स में जाएगा 165, ठीक है। 10 में से 5 5, ठीक है, फिर 10 में से 6 4, तो 45 बचेगा। यानी हम इस प्रोसेस को कैसे लिखेंगे? तो बच्चों इसी को मैंने बताया था कि इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं? डिविजर, इसको क्या बोलते हैं? कोशिएंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो इसी प्रोसेस को यहाँ पे लिखेंगे कैसे? 210 इक्वल टू 55 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 45। ये फर्स्ट प्रोसीजर हुआ, यानी इसको स्टेप 1 बोल सकते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका ये होना चाहिए, दिस इज योर कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसीजर या प्रोसेस। क्या कंप्यूट होता है? एचसीएफ। अब आगे की कहानी, अब फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे अभी कटा नहीं है डिवीजर, जब तक से रिमाइंडर 0 ना आ जाए तो ये प्रोसीजर चलते रहेगा। तो 45 से फिर यहाँ क्या आ गया? 55। अब कितने टाइम्स में जाएगा? 1, तो सो 45 यहाँ पे हो गया 10। तो फिर अब अगला प्रोसेस चलेगा। यहाँ पे देखो, अब ये जो है यहाँ वाला वैल्यू ये यहाँ आ जाएगा, यानी 55 डिविडेंड हो जाएगा, और 45 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर यहाँ आ गया 10, यही हो गया। फिर वही देखो, अब ये डिविडेंड हो गया, फिर ये डिविजर हो गया, ये कोशिएंट हो गया, और ये क्या हो गया? रिमाइंडर। यानी बार बार उस प्रोसीजर को करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से समझना है। ऑल ऑफ गाइज आर वेरी गुड। विवेक, हर्षित, खुशबू, तान्या, ठीक है, सत्य प्रकाश, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइज। तो अच्छे से सीखना है, जाने ही समझ में आएगा, तुरंत रिप्लाई करना है कि हम लोग कैसे करेंगे। वेरी गुड आंसर, ठीक है, कैसे करेंगे? खुशबू सिंह, तान्या सिंह, राइट आंसर, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अब यहां से 10 हो गया, तो 10 से 45, फिर अगेन, तो 10 4 जा 40, तो यहाँ 5 रिमाइंडर बचा, तो सो अब कैसे लिखेंगे यहाँ पे? ठीक है बच्चों, तो कैसे लिखेंगे? अब ये वाला वैल्यू 45 आ गया डिविडेंड में, तो 10 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 5 आ गया। अब आगे कैसे करेंगे इसको? इसी को समझना है बच्चों, ठीक है। तो अब यहां से 5 10 5 2 जा 10, सो रिमाइंडर इज 0। तो अब कैसे करेंगे? फाइनली 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। देखो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। सो अब लिखने का तरीका लास्ट में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में किसका किसका पूछा गया था? एचसीएफ 210 एंड 55। तो एचसीएफ ऑफ, यही बस 100 बाजी करना है, लिखना है 210 और 55 का क्या होगा? यहां किसने काटा? डिवीजर 5 ने, सो आंसर इज 5। तो आंसर इज 5। ओके, लिखने का प्रोसीजर ये, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बोर्ड में कैसे लिखना है, ऐसे लिखेंगे तभी आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ का नंबर मिलेगा। और बोर्ड में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है बच्चों। तो आज से ही इसको प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बार बार इस पे कंफ्यूजन कब होता है? जब यही क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेशन में आता है, ओलंपियाड वर्जन में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, तो बच्चे बहुत रॉन्गेबल कर लेते हैं। तो ये कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ओके, वेरी गुड। तो अब समझना है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसेस और इन ओलंपियाड वर्जन, ठीक है। जैसे आपने अभी बोर्ड वर्जन समझा, देखिए यहां पे है कि फाइंड द एचसीएफ, क्वेश्चन वही है, बस चेंज हो गया। क्या? 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
81 एंड 237 लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में आप ऐसे पढ़े हैं एक बार, लीनियर पोलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन। इट इज इन द फॉर्म ऑफ हाईएस्ट डिग्री 1 यानी ax प्लस बी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं, यहां पे जो पढ़ा रहे थे कि b इक्वल टू या a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रोसीजर। कितने लोग इसी को लेमा भी बोलते हैं, नॉट लेमा, ये फॉर्मूला लेमा का होता है, लेकिन ये प्रोसीजर है करने का, यानी ये डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अच्छे से समझना है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर ये वैल्यू क्या बोल रहा है, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना है। अब फॉर्मेशन चेंज होगा तो लिखने का तरीका वही है, बस ये फॉर्मेशन चेंज हो रहा है तो आप उसी को करेंगे, लेकिन यहां रफ में करेंगे, यानी आप यहां शोबाजी नहीं कर सकते हैं। यहां पे 81 और 237 ये करेंगे इसी तरह से, लेकिन यहां पे लिखेंगे इसके फॉर्म में a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये होता है एल्गोरिथम प्रोसीजर। यानी क्या, तो डिविडेंड इक्वल टू, ठीक है, डिविजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है, ठीक है, अच्छे से समझना है। तो 81 से 237 का हम लोग करेंगे, ठीक है, कितने टाइम्स में जाएगा, तो 3 टाइम्स में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 243। तो पहला लिखेंगे हम, यानी 237 इक्वल टू 81 इंटू 3 प्लस 7 में से 3 गया 4, नहीं ज्यादा हो जाएगा 3 टाइम्स में, 237 ज्यादा ही है तो इसको कम करेंगे बच्चों, यानी 2 टाइम में ही जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स में अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये रोंगेबल हो जाएगा, 2 टाइम्स में करेंगे तो कितना आएगा फाइनली 2 टाइम्स में 162, फिर कितना रिमाइंडर बचेगा 7 2 5 13 7 6 75, ठीक है, फिर 81, तो यानी रिमाइंडर 75, फिर करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा 1 टाइम्स 75, फिर कितना हो गया 6 75, तो आगे फिर करेंगे तो क्या होगा 81 75 इंटू 1 प्लस 6। अब अच्छे से सीख लेना है प्रोसीजर को, ठीक है बच्चों, ताकि गलत ना हो। फिर 6 से करेंगे तो 12 टाइम में जाएगा 72, ठीक है, और इसके बाद यहां बचेगा 3, फिर 3 2 जा 6, तो कैसे लिखेंगे, यानी यहां पे अब 75 को 6 इंटू 12 प्लस 6, सॉरी 3, हो गया। अब 6 को 3 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0, कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। फिर आगे क्या पूछा था क्वेश्चन में, एचसीएफ ऑफ 237 एंड 81 इक्वल टू कितना आ गया, किसने डिविजिबल किया है 3 ने, तो आंसर इज 3। लेकिन इसको एक्सप्रेस किस में करना है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेशन में। वेरी गुड सत्य प्रकाश, खुशबू, तान्या, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइस, ठीक है, प्रेरणा, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइस, ठीक है।
बहुत बच्चों ने अच्छा जवाब दिया है, लेकिन क्वेश्चन को समझना है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो इसके फॉर्मेशन में कभी कभी इसके बीच से ही आंसर लेना होगा एक्स एंड वाई के वैल्यू में। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्मेशन चेंज करेंगे, पहले इसको अच्छे से समझेंगे, तब जाके हम लोग पढ़ेंगे लेमा के बारे में। एक ही नहीं कि बस यूक्लिड एल्गोरिथम जो है खत्म हो गया, ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे डेंजरस क्वेश्चन इसमें होते हैं बच्चों। तो अच्छे से सीखना है कि कैसे हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से चैप्टर को पढ़ें। नहीं तो कितने लोग बस कोर्स खत्म करने में या अच्छे से नहीं करवाना, तो उनका एक एग्जाम तो ठीक है, चलो बोर्ड तक आ गया, यूनिट टेस्ट तक, फिर वही क्वेश्चन ओलंपियाड में आते हैं तो यार ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, ये सब चीजें। तो अच्छे से पढ़ना है सिस्टमैटिक ढंग से। मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे क्लास की खासियत क्या है, अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से क्वेश्चन को देखते हुए कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं या जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो क्या मैं वो दुनिया की जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, क्या उस चैप्टर या उस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो हम लोग अच्छे ढंग से सिस्टमैटिक ढंग से थ्योरी को पढ़े हैं, नहीं तो फिर समझ लो लाइफ कहाँ जा रहा है। तो इसीलिए बच्चों अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना है, ताकि आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाइड तभी कर सकते हैं, या आप, मैंने बोला है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या ऑल चीजें जो मैं बोलता हूं या ओलंपियाड बोलता हूं, ऐसा क्यों बोलता हूं, नहीं तो ऐसा बहुत सारे लोग, तुम यही सोचो कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो 6 से 12 तक के बीच में ही होते हैं, चाहे आईएएस ले लो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम ले लो, चाहे आईआईटी ले लो, नीट ले लो। देखो आईआईटी नीट का सिलेबस क्या है, 11th एंड 12th, तो अच्छे से रहे तो 11th 12th बढ़िया से नहीं पढ़े, इसीलिए उनको टारगेट करना पड़ता है। फाउंडेशन नहीं करते हैं इसीलिए वो नहीं होता है। प्री फाउंडेशन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कोई वनडे एग्जामिनेशन या आईएएस या ऐसे सब एग्जामिनेशन, तो वहां ट्रिक्स चाहिए, जीरो लेवल के कंसेप्ट चाहिए, तब जाके होगा। नहीं तो फिर वही लोग 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वही लोग फिर 11 12 का कोर्स पढ़ते हैं। अच्छे ढंग से सीखना है, सिस्टमैटिक ढंग से सीखना है, नहीं तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे क्लास की खासियत है कि आप कैसे हर एक एग्जाम और कैसे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अब देखिए मैं करवाने जा रहा हूं एनटीएसी का क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर एनटीएसी का क्वेश्चन। अब देखिए इसके फॉर्मेशन में है और फाइंड करना है एचसीएफ, लेकिन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 65m 117n, और यहां पे कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड n। ठीक है, ब्रेक चेन करना है, फाइंड m एंड n। ठीक है, इसी को समझना है इसको लिखते वक्त, यानी प्रोसीजर को समझ लिए तो कहीं से भी बीच में करेगा तो आप कर सकते हैं। तो किसको कह रहा है कि एचसीएफ को इसके रूप में चेंज करिए, किसको, एचसीएफ को इसके रूप में लिखिए और वहां से m एंड n फाइंड करिए। इस तरह से क्वेश्चन चेंज करता है, यानी अब टफ, यानी जीरो लेवल से टफेस्ट लेवल की ओर। ठीक है बच्चों, तो एकदम मेरी क्लास में यही सिखाया जाता है कि आप जीरो लेवल से टफेस्ट पॉइंट पे कैसे पहुंचे। ठीक है, तो ऑल ऑफ गाइस जल्दी से रिप्लाई करिए, समझ में आ रहा है, थ्योरी अच्छे से समझना है। ओके, तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहां से, तो जैसे मैंने बताया था कि आप यहां रफली डायग्राम जरूर चलेंगे क्योंकि कंसेप्ट यही से आएगा। ठीक है, बाकी यहां पे करेंगे जो हमने बताया था। तो रफली डायग्राम यहाँ पे रफ चलना है, क्या है, ठीक है, कि यहाँ पे 117 और 65 2 जा 130 होता है, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी वन टाइम में ही जाएगा 65, 7 में से 5 2 और 11 में से 6 5 52। ठीक है, सही है। तो अब लिखने का तरीका, यानी ध्यान देना है, 117 इक्वल टू 65, यानी यही डिविडेंड इक्वल टू जो फॉर्मूला मैंने बताया है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में, यानी डिविडेंड इक्वल टू, यही प्रोसीजर है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 65 इंटू 1 प्लस 52 ऐसे लिख लिया। अगेन नेक्स्ट, फिर कैसे करेंगे बच्चों,
52 में से 65, वन टाइम 52, 3, 1। ठीक है, ये चीजें समझना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे 65 इक्वल टू, ठीक है, ध्यान में रखना है 52 इंटू 1 प्लस 13। नेक्स्ट 52 4 टाइम में जाएगा 52, रिमाइंडर 0। सो यहाँ पे आ गया 52 इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, तो यहां HCF इक्वल टू इसके फॉर्म में लिखना था 65M प्लस 170N। तो यहां पे HCF कितना है बच्चों? HCF आ गया किसमें रिमाइंडर 13 है, तो यहाँ HCF 13 इक्वल टू 65M प्लस 117N ये आ गया। लेकिन अगर एग्जैक्ट M एंड 1 की वैल्यू निकाला जाए इसमें, तो 1 एंड N के कंसेप्ट में फिर इसको हम लोग इसमें चेंजेबल करेंगे। बताएंगे आपको तरीका कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं और कैसे एक्स वाई के रूप में निकालेंगे, क्योंकि यहाँ M और N की वैल्यू वेरियस हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसके अनुसार हमको चेंज करके करना पड़ेगा। यानी फिर इसको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर खेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे केवल कहा है कि इतने को HCF के फॉर्म में लिखिए, अभी लिखना सिखा रहे हैं। तो HCF कितना है 13 और इसको हम लोग ऐसे HCF के रूप में चेंज कर दिए। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? रिप्लाई में से यस या नो। ठीक है, आंसर नहीं करना था बच्चों, यहाँ पे HCF निकाल के कि 13 HCF आ गया आंसर, और इसके बाद इसको एक्सप्रेस करना था इसके फॉर्मेशन में। ठीक है, तो तान्या जी आंसर इज द राइट 13 आंसर। ठीक है, सत्य प्रकाश जी एंड मैक जी जो भी हो, और ये जितने भी लोग हैं अच्छे आंसर दिए हैं सभी लोगों ने, ऑल ऑफ गाइज आर वेरी गुड। लेकिन लिखने का तरीका चेंज करना है, क्योंकि अब आएगा वैल्यू M एंड N फाइंड करना, x की वैल्यू निकालना धीरे धीरे टफेस्ट लेवल पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन से समझोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा गया है कि इफ द HCF ऑफ 210 एंड 55 इज द फॉर्म ऑफ y। ठीक है, 210 और 55 का HCF को इतना लिखा गया है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, यानी इसी को HCF को लिखा गया है 210 इंटू 5 प्लस 55y। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना है बच्चों, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 210 और 55 का HCF हम लोग निकाले ही थे, प्रोसीजर वो चलेगा, लेकिन करना कैसे है वो डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, तो 210 और 55 का HCF 5 आया था, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था। ठीक है, आप लोग जैसा ध्यान में रखे थे, तो यहां हो गया 5 HCF 210 इंटू 5 प्लस 55y। क्योंकि आप लोग HCF निकालना सीख गए हैं। कितने बच्चे जो नहीं समझे होंगे, फिर यहाँ पे किनारे रफली डायग्राम में 55 210, ठीक है, जो प्रोसीजर था आप करके निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा अगर 4 टाइम में ले जाएंगे, तो 4 5 जा 20 और 4 5 जा 22, यानी अधिक टाइम में जाएगा, 3 टाइम में जा सकता है 165। ठीक है, फिर आप करेंगे तो यहाँ जो है वैल्यू 5 से कटेगा, सो HCF इक्वल टू 5 जो आप निकालेंगे, या दोनों में कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 का होगा। तो डायरेक्ट HCF निकालने का ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। आगे इसी को कैसे, कितने लोग मल्टीप्लाई करके कटा के ऐसे करते हैं, नहीं करना है, आपको डायरेक्टली सीखना है कि हम लोग कैसे वैल्यू को भी कर सकते हैं,
कि उसके एक्सप्रेशेबल में कैसे लिख के y की वैल्यू को करेंगे। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो कितने लोगों को लगेगा कि आंसर माइनस में आ रहा है 210 इंटू 5 इक्वल टू 55y। ठीक है, जब हम यहाँ कॉमन ले लेंगे 5 तो यहाँ 100 210 इक्वल टू 55y। सो यहाँ कट करेंगे 5 से तो 11 टाइम्स में जाएगा 11y इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 209 माइनस आएगा और 11 से कट करेंगे तो y इक्वल टू 11 1 जा 11, ठीक है, और ये 9 बच जाएगा 11 9 जा 99। सो y की वैल्यू -99 होगा। ठीक है, ठीक है। दिव्यांश जी ने पूछा है कि सर फिजिक्स की क्लास, बेटा अभी जो क्लास चल रहा है उसको करना है, जो भी बातें होंगी वो सब आपको टाइम टेबल में आ जाएंगी, आप कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी, आपको बिल्कुल पैनिक घबराना नहीं है। ठीक है, जैसे कोई भी क्लास वन डे आप समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए अभी 2 डेज सभी क्लास लगेंगी। 2 डेज मैथ्स, 2 डेज फिजिक्स, 2 डेज केमिस्ट्री, 2 डेज बायो, 2 डेज इंग्लिश। तो सो नेवर ना, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आप ही के लिए ये सब चीजें सोचा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है? ठीक है दिव्यांश जी, ठीक है दिनेश जी, ओके। तो ऑल ऑफ गाइज आर वेरी गुड। कैसे करना है, सोचना है ये वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, किसके फॉर्मेशन में, तो इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करिएगा। जो मैं होमवर्क दूंगा उसको जरूर लगाइएगा। ओके बच्चों, तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब कर रहा है कि D इज द ACF ऑफ, ये इससे डराएगा आपको, D इज द ACF ऑफ इतना, यानी 56 और 72 का ACF D है। और फिर कर रहा है एक्स वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, वेरी वेरी डेंजरस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इस क्वेश्चन को समझ लिया फिर उसका धीरे धीरे ये एल्गोरिथम के क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि आप कैसे इस चीज को समझते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से आ जाए। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे अच्छे से समझना है। तो कह रहा है कि सटिस्फाइंग डी 56x + 72i also show that x and y are not unique. So x and y are not unique. कैसे हमको समझना है, तो कैसे करेंगे देखो, D इज द ACF है और इसको किस वर्जन में लिखना है, 56x + 72y। तो जो हमारा प्रोसीजर है उसको करते रहेंगे। तो 56 और 72 का ACF D है, और ACF कैसे निकाला जाता है आपको इधर रफ डायग्राम में कर लेते हैं, फिर उसको बनाएंगे। तो 56 में 72 का 1 टाइम में जाएगा, 56 हो गया, फिर 12 में से 6 गया 6, और फिर ये 6 में से 5 गया 1, 16, फिर 56, 16 4 जा 64, 48, फिर 8 और फिर 16, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 0। तो यहां पे किसने डिविजिबल किया, 8 ने। सो D इक्वल टू ACF, और ACF कितना आया, 8 आया, जैसे रफली डायग्राम में मैंने बताया। ठीक है, तो यहां 8 इक्वल टू 56x + 72y तो हमने लिख दिया। तो इससे क्लियर कहाँ हुआ कि क्या वैल्यू, कौन x की वैल्यू आई, कितना y की वैल्यू आई। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है कि कैसे हम लोग करना है, यानी कौन x का वैल्यू, कौन y का वैल्यू। तो इसीलिए यहाँ पे इसका प्रोसीजर होगा, तो इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम का प्रोसीजर चलेगा जो हमने बताया है। ठीक है, ताकि यहाँ पे एग्जैक्ट x एंड y का सटिस्फाई आंसर आए। इस तरह x एंड y के वेरियस होंगे, इनफाइनाइट आंसर होंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर भी लिखना है। जैसे हम कहें 8 के ही हैं दोनों टेबल,
तो आप अगर मान लो कि इसका 8 के रूप में हम लोग को करना होगा तो एग्जैक्ट आंसर कौन आएगा, तो उस पर ध्यान देंगे बच्चों। तो कैसे, अब इसी के लिए प्रोसीजर जो इक्वलिट डिवीजन प्रोसीजर, क्या a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे करेंगे, यानी डिविडेंड इक्वल टू। तो सबसे पहला प्रोसीजर चलेगा 72 इक्वल टू, यानी 56 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 16, फिर 56 इक्वल टू चलेगा, ध्यान में रखना है 16 इंटू 3 प्लस 8, फिर 16 इक्वल टू चलेगा 8 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। इस तरह से किया, लेकिन इसके रूप में इसको कैसे चेंजिंग करेंगे इस पे ध्यान देना है, तब एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो लिखने का तरीका क्या है, आंसर से नहीं मतलब है बेटा, आंसर जो है एक्स एंड वाई का लाना है इसमें, इसीलिए टफेस्ट क्वेश्चन है। किसका आंसर लाना है, एक्स एंड वाई का, नॉट HCF का लाना है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग एक्सप्रेसेबल करवाना या चेंज करवाना बोलते हैं, उसको खेलना है। ठीक है, तो अब ध्यान देना है कि इसमें हम लोग वैल्यू को कैसे लिखेंगे एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, जहां से वैल्यू आएगा यानी 8 से, तो 8 का वैल्यू कहां पे है, यहां पे है, यहां पे। तो अब हम लोग पहुंचना है एग्जैक्ट आंसर, तो हमको इधर लाएंगे, तो ये 56 का वैल्यू कितना है, 16 इंटू 3, यानी इसके वर्जन में आना चाहिए। ध्यान में रखना है कि जहां पे ये वैल्यू खत्म होता है वहीं से ये वैल्यू हम लोगों को लेना है एग्जैक्ट का। तो देखो यहाँ 8 है, 8 से यहाँ गायब करेंगे 16 का, यानी 16 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2 यहाँ पे वैल्यू को, और फिर 8 से कॉमन लेके यहाँ पे पहुंचेंगे और उसकी वैल्यू इसमें से चेंज होगी, यानी यहाँ से खेलना है हमको। तो इस प्रोसेस को कैसे समझेंगे, देखो अच्छे से, यहाँ से वैल्यू को, यानी मेरा वैल्यू किस में रहना है, 72y 56x। तो यहाँ से चलते हैं, देखो 72 इक्वल टू 56 इंटू 1 प्लस क्या है 16, देखो यहां से 16। ठीक है, डायरेक्टली भी गायब कर सकते थे क्योंकि 8 इक्वल टू लाना है, तो 16 को अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे 16 का, तो किसके वर्जन में कर सकते हैं, 8 इंटू 2 इंटू 0, लेकिन ऐसे नहीं करना है, इसके वर्जन में जाना है। पहले हम 8 को यहाँ से इसके वर्जन में चेंज करेंगे, फिर ये 56 को देगा और फिर 56 को यहाँ पे चेंज करेंगे। इस ढंग से लिखना है ये, नीचे से ऊपर के वर्जन में। तो इसीलिए कितने बच्चों को डायरेक्टली समझ में नहीं आता है चेंज करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसी पे ध्यान में रखना है, तुरंत इजीली हो जाएंगे, करने का तरीका हम लोग सीखेंगे तो। ठीक है, तो यही वैल्यू को करें यहाँ पे, तो 16 देखो ध्यान से यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो 56 माइनस 16 इंटू 3 इक्वल टू 8। ठीक है, यहां से देखो ध्यान से, और 16 को हम लोग फिर चेंज करेंगे 56 इंटू 3 इंटू 8, यहां से, तभी तो 8 के वर्जन में आएगा, तुरंत कर सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, 56 माइनस 8 अपॉन, यहाँ पे 8 की वैल्यू निकालना है या 16 की वैल्यू निकालना है, तो 56 माइनस 8 इक्वल टू 16 इंटू 3, तो यहाँ पे करेंगे तो 16 की वैल्यू आ जाएगी 56 माइनस 8 अपॉन 3, यानी 56 कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स, और 72 कितने टाइम्स आ गया, 1 टाइम्स। तो इसके आधार पे भी हम कर सकते हैं कि कैसे वैल्यू को करें, यानी 56 यहाँ पे कितने टाइम्स आ गया, 2 और 2, 2 टाइम और 3 टाइम्स। तो यहाँ x और y की वैल्यू फिर फाइनली कितनी आ गई, यहाँ से चेक करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा x की वैल्यू वो 3 और y की वैल्यू आ जाएगा -1, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये मेरी वैल्यू सही हो रहे हैं कि गलती हो रही है, क्योंकि 1 टाइम और 1 टाइम 56 कितने टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स। ठीक है, और 72 कितने टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम्स। तो ये चेंजिंग करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, रॉन्गेबल हो जाएगा।
तो सो यहाँ पे देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू तो 2 और y इक्वल टू आ गया -1। तो अगर हम करें 56 2 जा कितना हो जाएगा, 56 2 जा 100, ठीक है, या ऐसे 112, ठीक है, -72। तो देखेंगे यहाँ पे 8 आना चाहिए लेकिन 8 आया नहीं, तो वैल्यू क्या हो रहा है, रॉन्ग। तो यानी यहाँ पे जो है आपने अच्छे से ध्यान दिया नहीं। तो कितने लोग बच्चे को इक्वेशन में 8 से ऐसे कट कर देंगे, 1 इक्वल टू 8 7 जा 50x 8 9 जा, ऐसे नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। ये इस प्रोसीजर से निकालना है x एंड y की वैल्यू, किसके प्रोसीजर से, तो इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसेस से, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, खेलना आपका रॉन्ग हो जाएगा कि कैसे हम जल्दी नहीं सोचेंगे और कैसे एग्जैक्टली करेंगे, तो हम लोगों को गड़बड़ हो जाएगा। तो डायरेक्ट सोचना है, डायरेक्ट वैल्यू इसके रूप में चेंज करना है, ठीक है। तो आप फिर से दोबारा इसको 2-3 बार जो हम प्रोसेस बताए हैं इसको ट्राई करना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो विवेक कुमार पटेल फिर से समझिए इसको, प्रोसीजर को तुरंत आ जाएगा कि कैसे। इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को कि पहले हम लोगों को d इक्वल टू 50x प्लस 72y लिखना है, और d को हम लोग ACF कहते थे, और ACF यहाँ पे, ठीक है, कितना आया है, ACF कितना आया है, तो ACF आया है 8, ACF निकालना आता है 8, और 8 इक्वल टू हम लोग 56x प्लस 72y इतना लिख सकते हैं, यहां पे कोई नहीं प्रॉब्लम है। ओके विवेक, ठीक है, अच्छे से करना है, आपको भेजना है। इतना सबको समझ में आ गया गाइस? पहले इतना देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड एक्स वाई सटिस्फाइंग डी इक्वल टू 50x प्लस 72y। तो पहले इसको हम लोग इस वर्जन में लिखेंगे, से रिप्लाई यस या नो। ओके वेरी गुड तान्या, ठीक है। विवेक, शशांक, सबको पहले इतना समझना है, ठीक है, इतना समझ में आया। आप लोग प्रोसेस नहीं समझेंगे तो फिर गड़बड़ होगा, क्या मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन होना चाहिए इतना को, ठीक है। बस ये d इक्वल टू इतना लिखेंगे, फिर ये प्रोसीजर सबको समझ में आया। यहाँ पे ये प्रोसीजर आप लोग लिख रहे थे, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम, इतना आप लोगों को आ ही रहा है। कहां से, ये बिल्कुल यहां से लिखा हूं मैं, ठीक है। जैसे करते थे डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, फिर डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, फिर डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां समझ में नहीं आने का कारण, क्योंकि आप लोग ये प्रोसेस को चेंज करना है यहां से, ठीक है, ये प्रोसेस को यहां से चेंज करना है। तो अब आगे का तरीका कहां से करना है, यहां से चेंज करना है इस वर्जन में, तभी एग्जैक्ट। ऐसे कितने आंसर हो सकते हैं यहाँ पे, पहले यहां आंसर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां x एंड y के कोई भी हम वैल्यू रख सकते हैं, जो रखेंगे उसकी वैल्यू 8 आ जाए, वही फाइनल x एंड y का आंसर होगा। देयर आर इनफाइनाइटली आंसर, ठीक है। लेकिन इसके वर्जन को देखते हुए एग्जैक्ट यहां x एंड y की वैल्यू आएगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना है, ठीक है, क्योंकि यहां हम कुछ भी x एंड y की वैल्यू लिख सकते हैं, और जो वैल्यू माइनस होने या प्लस होने के बाद कितना आना है, 8 आना है, तो वही x एंड y के आंसर होंगे। लेकिन एग्जैक्ट आंसर इससे खेलना है, ठीक है, इसी को समझना है कि हम लोग इसको इसके वर्जन में कैसे चेंज करें। तो इजीली वही ट्रिक्स बता रहे हैं कि कैसे सोच सकते हैं हम लोग, यानी कितने टाइम्स आएगा और कैसे होगा, ठीक है बच्चों। तो कैसे खेलना है, देखो ये इसी को हम बैठा रहे हैं कि कैसे हम लोग समझ सकते हैं इजी रूप में। तो फिर एक बार समझ लो, सभी लोग रिपीट करेंगे 2 बार कि कैसे हम लोग तुरंत पहुंचना है। तो सबसे पहले यहाँ HCF कितना है, 8, और यहां पे 8 की वैल्यू कहां पे है, यहां पे है। देखो तुरंत खेल सकते हो, हार्ड नहीं है, खेलना है, पकड़ना है आपको, क्योंकि जितना ज्यादा सोचोगे आपको हार्ड लगेगा। देखो यहां पे 8 है,
यहाँ पे 8 है एसीएफ और कहाँ पे 8 है, यहाँ पे है। तो डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू को समझना है कि हमको 8 इक्वल टू चाहिए, और यहाँ पे क्या है, केवल हमको दोनों नजर जो आना चाहिए, सिर्फ यही 3 नंबर नजर आना चाहिए, 8, 56, 72, 8, 56, 72। तो अब देखो यहां से कैसे रिप्लेस करेंगे, खाली रिप्लेसिंग का ट्रिक सीखना है। तो जैसे मान लो ये वाला वैल्यू उठा लिए, अब देखो कैसे तुरंत पकड़ सकते हो, खेलते हैं, खेलवाड़, ठीक है, सभी बच्चों को ध्यान देना है, यानी मैं बार बार बोल रहा हूं केवल ये 3 नंबर का ध्यान रखना है। तो 8 कहां है, एसीएफ कहां है पे, यहां पे, तो पहले ये सेकेंड नंबर को उतार लें, क्या है 56 इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8। क्लियर है सबको? रिप्लाई में एक एक चीज बताऊंगा, वन स्टेप। यहां क्लियर है कि हम लोग किसको लेना है, तो 8 वाले को लेना है। 8 कहां पे है, यहां पे है, और 8 यहां पे पूरा इक्वेशन है 8 वाला, 56 इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8। ऑल ऑफ गाइज रिप्लाई से यस या नो। यहां पे कोई दिक्कत है? ठीक है, सबको रिप्लाई करना है से यस या नो, तब मैं आगे तुरंत समझा दूंगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, फिर यहां से गायब करना है, यहां कहीं 16 नहीं है, तो हमको गायब करना है ये 16 को, बस 16 को। 16 कहां देगा, ये देगा। वेरी वेरी इजी। मेरे पढ़ाने का तरीका क ख ग घ होता है, घबराना बिल्कुल नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है, खिलना है, खिलना सीखिए, मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, आप देखिए। एग्जैक्ट आंसर कैसे निकाल सकते, तो अब हम लोग इस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए, तो देखो यहां पे 56 इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8, ये सेकेंड वाला उठाया क्योंकि एसीएफ 8 था। अब 16 की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, 16 की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, कहां से, यहां से। ठीक है, तो क्या 16 इक्वल टू वैल्यू क्या निकलेगा, इसको इधर ले जाएंगे, सब लोग देखते हैं 16 की वैल्यू क्या निकलेगा, सभी लोग बताएं। तो 16 की वैल्यू निकलेगा 72 माइनस 56 इंटू 1। से यस या नो, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को समझ में आया? हाँ शशांक पांडे जी, बट 72 नहीं है, लेकिन अभी है, आएगा कहां से, 16 वाले में से, घबराना नहीं है। ठीक है, तो रिप्लाई करिए शशांक जी, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए अब यहां से हटा रहे हैं, पुट 16, तो 16 की वैल्यू कहां से, ऊपर वाले से, तो देखिए रखते हैं 56 इंटू 16 की वैल्यू क्या है, 72 माइनस 56 इंटू 1 इंटू 3 प्लस क्या 8, यही तो था। बस यहां 16 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इंटू 3, और यहां 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 1 इंटू 3 प्लस क्या 8। अब सबको किसके वर्जन में लिखना है, तो 8 इक्वल टू इतना, तो 8 इक्वल टू इतना, तो याद ही इधर क्या छोड़े हम लोग, 8, इधर क्या छोड़े 8, और बाकी सबको इधर ले जा रहे हैं। तो अब देखो 56 यहां 1 ठो है, यानी अकेला 1 है, और यहां माइनस 56 इधर आके प्लस 56 इंटू 3 हो जाएगा, और यहां माइनस 72 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसको कैसे इसके फॉर्मेशन में लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे 56 इंटू 1 ठो और 3 ठो, टोटल कितने हो जाएंगे 4, और ये माइनस 72 है तो यहां प्लस 72 करके यहां पे 72 इंटू माइनस 3 दे सकते हैं इक्वल टू 8।
तो यहाँ लिखने का तरीका क्या हो गया, अब इसी को इसके फॉर्मेशन में लिखेंगे तो क्या आ गया, देखो बच्चों एग्जैक्ट आंसर 8 इक्वल टू 56 इंटू 4 प्लस 72 इंटू -3। तो एग्जैक्ट आंसर आया यहां पे 56 x इक्वल टू 4 और यहां y इक्वल टू -3। ठीक है, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -3, ये करने का तरीका होता है, इस वर्जन से करेंगे तभी समझ में आएगा। वेरी गुड शशांक पांडे, गुड आंसर। ठीक है, अच्छे से समझना है कि हम लोगों को इस प्रोसीजर को कहां से लेना है, तो जहां से एचसीएफ होता है और एचसीएफ के बाद उसी की वैल्यू ऊपर में वो वैल्यू दिया रहता है, उसी में पुट करना है। तो 2-3 क्वेश्चन इस पे ट्राई करेंगे तभी एग्जैक्ट आंसर निकालना सीखेंगे। तो दिस इज योर टफेस्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एचसीएफ दिया रहेगा लेकिन वैल्यू एम एन का पूछेगा, एक्स वाई का पूछेगा, इस तरह से सीखना है वैल्यू। कभी कभी तो इजी होता है, कभी कभी टफेस्ट वर्जन में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के अब क्वेश्चन बदल रहा है, यानी अब जो है इसको बोलते हैं हम लोग कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा वर्जन, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स वर्जन है। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को केवल इंग्लिश देख के डर जाते हैं? डरना नहीं है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का कंप्यूट क्या होता है, एचसीएफ, यानी इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ का दूसरा नाम अंग्रेजी वर्जन होता है मैक्सिमम, यानी नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और दूसरा नाम होता है जीसीडी। यानी इसमें क्या 420 काजू एंड 130 बादाम। काजू एंड 130 बादाम में से, यानी क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन द ईच बास्केट। समझ रहे, ये बर्फी बन रहा है किसका किसका, काजू बर्फी और बादाम बर्फी। ये काजू बर्फी है, ये बादाम बर्फीज है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी क्या दोनों का निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो डायरेक्टली कैसे समझेंगे, तो दोनों किसके टेबल में आते हैं वो समझना है कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका हो सकता है। ठीक है, तो उसी पे ध्यान देना है कि ये कैसे हो सकते हैं। तो देखो यहीं से 4 2 इंटू 10 और यहाँ पे 30 इंटू 10, यानी मैक्सिमम जो कॉमन है वो 10 आएगा। सो एचसीएफ इक्वल टू 10, यानी इसका मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, 10 होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में डरना नहीं है। जहां भी क्वेश्चन में कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन या मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, यानी वहां एचसीएफ फाइंड करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों, तुरंत आपको आ जाएगा, केवल खेलना है और जो खेलेंगे आपको आ जाएगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे खेल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में सोचिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, एनी 616 members is to be marched behind an army band of 32 members of a parade. The two groups are marched in the same number of columns. तो what is the maximum number? अब यहाँ पे लिया नहीं रहेगा, यहाँ पे बोला रहेगा। ट्रिक सीखना है कि पकड़ने का। वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में हम कैसे पकड़ सकते हैं,
कि इसमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एलसीएम रहेगा तो वहां पे एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम का दूसरा नाम मिनिमम होता है, और एचसीएफ का दूसरा नाम मैक्सिमम होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इस क्वेश्चन में भी हमको एचसीएफ फाइंड करना है, यानी मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका 616 एंड 32 का एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो सो कितने मैक्सिमम नंबर रहेंगे, तो मैक्सिमम नंबर आंसर होंगे, निकालिए एचसीएफ आप लोग, अब एचसीएफ निकालना सीख गए हैं फाइनली। तो कितना होगा, 8, दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या रहेंगे, 8। तो सो 8 आंसर होंगे, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ, यानी मैक्सिमम नंबर जितने होंगे वही इसके वैल्यूज होंगे। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइस। ठीक है, तो कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से सीख सकते हैं कि कौन सा वैल्यू है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये समझ लिए हम लोग एल्गोरिथम का प्रोसेस, कि एल्गोरिथम के क्वेश्चन कैसे आएंगे, एल्गोरिथम पे क्या क्या होंगे, एलसीएम या एचसीएफ। एलसीएम तो होता नहीं है एल्गोरिथम पे, हमेशा एचसीएफ की ही बात किया जाता है। तो अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से सीखना है। ठीक है, अब जो टॉपिक आया, ठीक है, कि हम लोग कैसे करेंगे, कि ये वैल्यू को कैसे लगाना है और कैसे हम लोगों को सीखना है। तो अब जो टॉपिक आएगा अच्छे से समझना है, इस तरह के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन वही पढ़े थे लेकिन अब करना है ना, कि ये वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं। ये हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वही है 6 क्लास के, बस पैटर्न चेंज कर दिया गया है, उल्लू बना दिया गया है। जैसे आप पढ़े थे क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कोई भी 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो उनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाते हैं। लेकिन यहां पे कुछ अलग टाइप का दिया गया है कि गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। तो फाइंड क्या, एलसीएम 306 कॉमा 657। तो यहां क्या है, 2 नंबर कितने हैं, तो 2 नंबर यही है, किसके किसके, 306 इंटू 657 अपॉन क्या, कि एचसीएफ अगर निकालना होगा तो एचसीएफ का क्या फॉर्मूला होगा, एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम का क्या, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जैसे एलसीएम निकालना होगा तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स अपॉन क्या करेंगे, एचसीएफ। उसी तरह एचसीएफ निकालना होगा तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी ए इंटू बी बाई एलसीएम। तो बस वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा अलग वर्जन में है यहाँ पे 10th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका एचसीएफ कितना दिया गया है, 9, तो डायरेक्ट 9 ऐसे करके। ठीक है, फिर आप लोग करेंगे, वेरी गुड, आंसर इज द अकुल, राइट आंसर है ये। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करके कट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 22, राइट आंसर है, वेरी गुड, 22338 इज द राइट आंसर, यही आएगा। तो सारे कंसेप्ट वही है, यूक्लिड एल्गोरिथम, बस प्रोसीजर अलग है। जो प्रोसीजर वाले क्वेश्चन होंगे उससे आपको टफेस्ट लगेंगे, तो उसको जरूर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने बताया, इजी सोचना है, खिलवाड़ खेलना है। ठीक है, टफेस्ट ज्यादा नहीं है, वेरी इजी है। ठीक है, तो वेरी वेरी गुड, राइट आंसर आप तुरंत कर सकते हैं। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी क्या समझ रहे थे कि वही जो है एल्गोरिथम ही लेमा होता है, ऐसा नहीं। ठीक है, सेंस दोनों का एक ही है लेकिन दोनों की कहानी बिल्कुल अलग है। क्योंकि एल्गोरिथम जो होता था
वो प्रोसीजर होता था किसी मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन लेमा क्या होता है? लेमा, पहले इसको समझेंगे क्योंकि नाम तो दोनों एक ही थे, नाम तो दोनों एक ही थे, क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बट यहां चेंज हो गया, लेमा हो गया। तो पहले लेमा को समझते हैं, ये नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है, एंड यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं होता है, और जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें ये प्रूफ करने में उसका मदद करेगा। तो सो इंपॉर्टेंट है, पहले अच्छे से समझना है इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बच्चों किसके बारे में, तो लेमा के बारे में। अभी हम लोग आज क्या पढ़े थे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और एक शानदार और जानदार क्वेश्चन, क्योंकि चेंज हो गया है बोर्ड में क्वेश्चन का आना जो है, इस बार से आप लोगों को न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे केस स्टडी क्वेश्चन। तो आज से ही हम आपको नए पैटर्न के भी क्वेश्चन कराएंगे। तो आपको जो मैं टॉपिक पढ़ाया हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसी पे मैं एक केस स्टडी क्वेश्चन देने जा रहा हूं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पजल टाइप का है, उसको आप जरूर करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो अच्छे से समझना है, पैनिक नहीं होना है, सिस्टमैटिक ढंग से समझना है, और जो भी क्वेश्चन के डाउट है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जरूर भेजें, मैं तुरंत सॉल्यूशन करके भेजूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन का कि हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो दोनों वर्जन चेंज हैं, लेमा अलग, सेंस एक ही है लेकिन अलग प्रोसेस है, अलग करना है, वो प्रोसीजर होता है, ये प्रूफिंग होता है, ये स्टेटमेंट को प्रूफ करता है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए टीचर भी गलत बताते हैं और बच्चों को हमेशा कंफ्यूज रखते हैं, जो गलत बात है, इसको अच्छे ढंग से सीखना होता है, ठीक है बच्चों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो केस स्टडी क्वेश्चन पे होंगे, ठीक है बच्चों, उसको सीखना है। ये है आज का आपका होमवर्क, इस पजल को अच्छे से पढ़ेंगे, केस स्टडी क्वेश्चन, और इसको जवाब देंगे कि ये क्या है। मैं एक बार क्वेश्चन समझा भी देता हूं आपको हिंदी फॉर्मेशन में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्वेश्चन है, अ ट्रेडर वाज मूविंग अलोंग अ रोड सेलिंग एग्स, एक जो है अंडा विक्रेता रोड के किनारे कुछ अंडे सेलिंग कर रहा है, बेच रहा है। An idler who did not have the much work done started to get the trader into worldly duel. एक आलसी व्यक्ति है जिसके पास कुछ काम नहीं है, वो रोड के किनारे जा रहा है, और उस जो व्यक्ति है जो अंडा बेच रहा है उससे वो क्या कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, बस स्पोकन में, 2D वर्ड के रूप में। उसके बाद दिस ग्रीव into a fight, he pulled the basket and eggs dashed the floor. उसके बाद कुछ लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ता है, आपस में लड़ लेते हैं। तो वो जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जिनके आलसी काम होता है, वो उसके अंडा विक्रेता को सारे अंडे को गिरा देता है, तोड़ देता है नीचे, ठीक है। तो वो अंडा विक्रेता, द एग्स ब्रोक, टूट जाते हैं सारे अंडे। तो द ट्रेडर रिक्वेस्टेड द पंचायत आस्क्ड द आइडर टू पे द ब्रोकन एग्स। तो अब जो वो व्यक्ति जो होता है भागे भागे पंचायत में जाता है और वो कंप्लेन करता है अपने मुखिया से या इससे कि मेरे से वो पैसा वो तोड़ दिया, मेरा सारा अंडा, मुझे पैसा दे दिया जाए, ऐसे वो करने लगता है। तो फिर वो रखता है, पंचायत आस्क द आइडर पे द ब्रोकन एग्स, की उससे मुझे पे करवाइए जितना मेरा अंडा टूट गया है। तो पंचायत पूछता है कि ट्रेडर से हाउ मेनी एग्स, तो डायरेक्टली वो नहीं बताता है, ठीक है। जब पूछता है कि पंचायत की कितने एग्स थे तो वो नहीं बताता है। तो वो उस कंसेप्ट को आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रोसेस से बताता है। तो आपको बताना है, कंसेप्ट में क्लू है, मैंने क्लू दे दिया है कि इसमें टोटल 150 से ज्यादा एग्स नहीं थे। तो हाउ मेनी टोटल एग्स इन द बास्केट, यानी टोटल एग की संख्या कितनी उसके बास्केट में थी, ठीक है, यही बताना है। तो आज का क्वेश्चन यही है बच्चों, नोट कर लीजिए। तो
तो यही बताना है कि टोटल एग्स की संख्या कितनी थी। क्लू ये है कि 150 से ज़्यादा नहीं थी। तो ये इंपॉर्टेंट बता रहा है किसके वर्जन में, यूक्लिड वर्जन में, यानी यूक्लिड एल्गोरिथम के वर्जन में, कि जब वो काउंटेड पेयर करता है तो 1 अंडर रिमेन हो जाता है, जब काउंटेड 3 करता है तो 2 रिमेन हो जाता है, 4 करता है तो 3 होता है, ये रिमाइंडर बच रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जरूर क्वेश्चन करिएगा, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों।